बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास मैथ्स की न्यू बुक 2025 और उसके ऑनवर्ड्स ये बुक है। इसमें आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.3 हमने सॉल्व करनी है। उससे पहले ये आप ज़रा बुक को चेक कर लें। इसमें आपके पास जो टॉपिक है 1.3 एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, ये भी पढ़ेंगे आज। उसके साथ टेम्परेचर कन्वर्जन्स आ जाता है, फिर बाद में इसको भी हम जो है वो चेक करेंगे। और फिर प्रॉफिट लॉस है, ये भी हम देख लेंगे। और उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 और फिर रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है। बहरहाल सबसे पहले जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स आता है, और इसमें हमारे पास बुक में उसने हमें बताई हुई है कि रियल नंबर्स जो है वो हमारी डेली लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। साइंस इंजीनियरिंग में, मेडिसिन की फील्ड में और हेल्थ की, कंप्यूटर की फील्ड में, नेविगेशन यानी जिसको हम जीपीएस वगैरह भी होता है, और आर्किटेक्चर ये जो इंजीनियरिंग की जो फील्ड होती है नक्शे वगैरह बनाने में, इन तमाम चीज़ों में। इसके अलावा भी काफ़ी उसने डिटेल से बताया हुआ है, आप वहाँ पे बुक में चेक भी कर सकते हैं। अगला जो उसके बाद टॉपिक आता है हमारे पास वो है टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर जो है वो तीन चीज़ों में जो है वो उसको मेजर किया जाता है, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। बहरहाल यहाँ पे हमने इनके फॉर्मूले जो है वो उनको चेक करना है। जैसे अगर देखा जाए तो केल्विन जो है उसका फॉर्मूला है कि जो आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है उसमें आपने 273 को जमा कर देना है। इसी तरह अगर आपके पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में लाना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाय F-32। F से मुराद है कि जो टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट में दिया है ना उसमें से पहले 32 माइनस करें और बाद में उसको 5 से मल्टीप्लाई और फिर 9 से डिवाइड कर दें। बहरहाल उसके बाद अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है और आप उसको फ़ारेनहाइट में लाना चाहते हैं तो तरीकाकार ये है कि पहले आपने क्या लिखना है, 9/5 सेल्सियस है प्लस 32। मतलब पहले 9 को मल्टीप्लाई करें जो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है ना सेल्सियस में, और फिर उसके बाद उसको 5 पे डिवाइड कर दें, फिर उसमें 32 प्लस कर दें तो आपके पास फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर आ जाएगा। इसके बाद जो अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, अब आपको पता है कि प्रॉफिट हमें कब होता है कि जब हम कोई चीज़ जो है ख़रीदते हैं और उसको अगर हम ज़्यादा पैसों में बेच दें तो फिर हमें प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है। उसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है जिस पे आप वो कीमत जिस पे आप चीज़ बेचते हैं, और कॉस्ट प्राइस है कि जिस कीमत पे आप चीज़ को ख़रीदते हैं। तो जब आप सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, P इज़ इक्वल टू SP। SP मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को हम लिख सकते हैं CP। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब इसी प्रॉफिट इसी मुनाफे की अगर आप परसेंटेज निकालना चाहें, फीसद निकालना चाहें, तो उसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ऊपर आपने प्रॉफिट रखना है, जो आपने प्रॉफिट की वैल्यू निकाली होगी वो रखनी है, नीचे कॉस्ट प्राइस और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद आ जाता है लॉस। लॉस मतलब आपको कितना नुकसान हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या है, CP माइनस SP। यानी अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है और उसको जो है आपने वो कम पैसों में सस्ते दामों में बेच दी है तो उसको हम लॉस कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, CP माइनस SP यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और इसका परसेंटेज अगर आपने कैलकुलेट करनी हो तो परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला ऊपर लॉस रखना है, नीचे CP और मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि फीसद में आ जाए इसका जवाब। तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42। 3 आपने इंटीजर लेने, कंसेक्यूटिव मतलब जो लगातार आ रहे हैं, उन 3 इंटीजर्स का सम यानी उनको प्लस करना है तो उसका जवाब क्या आता है 42। फाइंड 3 इंटीजर्स, इन तीनों इंटीजर्स की वैल्यू आपने निकालनी है। तो सबसे पहला काम यह है कि आप वो जो 3 इंटीजर है ना कंसेक्यूटिव, उसको लेट कर लें। एक x ले लें, एक x+1, एक x+2। देखिए लगातार है, एक x है तो एक उसमें प्लस कर दें तो अगला नंबर आ जाएगा, फिर उसमें 2 प्लस कर देंगे x में अगर तो तीसरा नंबर आ जाएगा। तो ये 3 लगातार इंटीजर हमने ले लिए, x, x+1,
x+2। अब आपने अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यानी जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से आपने देखे क्या करना है, इन तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर को सम करना है, ऐड करना है। तो ये देखें x प्लस x+1 प्लस x+2 तीनों को मैंने ऐड कर दिया और किसके बराबर रखना है, 42 के। तो ये मैंने लिख दिया इक्वल्स टू 42। अब ये तीनों x जो है ये ऐड कर दें, x प्लस x और ये x 3x हो जाएंगे, 3x प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 3 यहाँ प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, तो 42 में से 3 माइनस करें 39। यहाँ पे 3 इधर x से मल्टीप्लायर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 39 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाता है 30। अब वो जो हमारा पहला हमने लेट किया था इंटीजर वो है x, तो x हमने वैल्यू निकाली है 13, दूसरा इंटीजर है x+1, तो 13 में 1 प्लस करें 14, और तीसरा इंटीजर है x+2 मतलब 13 में 2 प्लस करें तो 15। क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये जो डायग्राम है ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC उसकी है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये जो एंगल A बना हुआ है ना ये 90 डिग्री का है। 12 इन विच द लेंथ ऑफ AC, जिसमें लेंथ दी हुई है A और C की दी हुई है हमें √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल का जो एरिया ना वो आपको दिया हुआ है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ AB इन दी फॉर्म, आपने फिर AB की जो पैमाइश है यानी इस साइड की आपने जो पैमाइश है लेंथ है वो फाइंड करनी है, लेकिन इस शक्ल में करनी है A√3 प्लस B√5। ये आपके आंसर का जो एंड रिजल्ट है वो आपका इस शेप में होना चाहिए सेंटीमीटर, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, जहाँ पे A और B क्या है उनका ताल्लुक किससे, इंटीजर से। 12 ये आपके पास डायग्राम है और इससे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पे एरिया, उसकी वैल्यू है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ हमें बेस दी हुई है यानी जो साइड है हमारे पास AC उसकी पैमाइश दी हुई है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब एरिया की वैल्यू तो हमें गिवन है 1 प्लस √15, ये लिख ली, 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय बेस जो है वो हमें गिवन है √3 प्लस √5, और हाइट हमने निकालनी है जिसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे AB। अच्छा सबसे पहले ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया कि 2 मल्टीप्लाई बाय, और ये इस वैल्यू को ब्रैकेट कर लिया। यहाँ हमारे पास रह गया √3 प्लस √5, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय AB। अब ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे AB से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि AB जो है वो बराबर है 2 × 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में जो है वो स्क्वायर रूट की शक्ल में नंबर है जिसको हमें ख़त्म करना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करने का तरीकाकार ये है कि जो डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो ये हमने √3 प्लस √5 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब ऊपर जो है वो हम न्यूमरेटर में इसको इस शेप में लिख लेते हैं ब्रैकेट की, और नीचे जो है वो हम फॉर्मूला लगा लेंगे A प्लस B इंटू A माइनस B, ये बन जाता है A² माइनस B²। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अभी हमने लिखा 2 और इस ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा √3, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा √5 से, ये आ गया माइनस √5, फिर बारी है प्लस √15 की 3 के साथ, तो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई 3² इंटू 15² प्लस माइनस माइनस, और 15² को 5 से करें तो यह आ जाता है √5 और √15, और इस सब के नीचे देखें क्या बचता है हमारे पास 3 - 5। ऊपर इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाता है √3 प्लस 3² √15² माइनस 5²
-5 स्क्वायर रूट और 15 स्क्वायर रूट। तो जिसमें स्क्वायर रूट 3 आ रहा था उसको हमने इकट्ठा लिख लिया टर्म्स को, और जिसमें स्क्वायर रूट 5 आ रहा था उन टर्म्स को हमने इकट्ठा लिख लिया। और इस सब के नीचे हमारे पास है -2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये माइनस हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ये ब्रैकेट के बाहर ही रखते हैं। यहाँ पे इन दो ब्रैकेट में से, यहाँ पे पहली दो टर्म्स में से हम स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लेते हैं। देखिए स्क्वायर रूट 3 बाहर चला गया, इसकी जगह 1 आ जाएगा पहली टर्म की जगह, और इन दोनों में से स्क्वायर रूट 3 बाहर चला गया, ये आ गया स्क्वायर रूट 15। इन दोनों में से माइनस स्क्वायर रूट 5 हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट लगाए, स्क्वायर रूट 5 बाहर चला गया, इसकी जगह 1 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 15 में से स्क्वायर रूट 5 बाहर चला गया, ये आ गया स्क्वायर रूट 15। ब्रैकेट बंद कर दें। अच्छा, अब आप क्या करें कि ये जो नेगेटिव साइन है ये अंदर शिफ्ट कर दे, तो ये आ जाता है -3 स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 15 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। तो अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखें तो उसमें स्टेटमेंट में उसने हमें कहा था कि जो जवाब है ना आपका, उसमें आपके पास होना चाहिए a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे अगर आप ओवर करें तो आपके पास ये देखें स्क्वायर रूट 3 के साथ एक टर्म है प्लस स्क्वायर रूट 5 के साथ एक रकम है, तो ये आपका आंसर है। नंबर 3 है रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर square root 2 meter. Find the area of rectangle in the form a plus b square root 2 where a b are integers. तो यहाँ पे आपके पास दो साइड्स हैं रेक्टेंगल की, एक है 2 प्लस अंडर रूट 18। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि जो मुझे एक साइड गिवन है, वन साइड है, वो है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर, और जो दूसरी साइड है अदर साइड वो दी हुई है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। अच्छा, आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है हमारे पास, उसकी एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई, लेंथ, और एक होती है ब्रेड्थ। तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो बराबर होती है, यानी ये दो साइड बराबर होंगी और ये दो। तो बहरहाल इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये पहली साइड को मैं लेंथ कह देता हूँ और दूसरी साइड को ब्रेड्थ कह देता हूँ। तो यहाँ पे लंबाई की जगह मैं लिख देता हूँ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना, बल्कि जो आपका आंसर होना चाहिए वो इस शक्ल का होना चाहिए। इस सवाल में उसने बता दिया a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की शक्ल का आंसर आपका होना चाहिए। तो उसमें हम सबसे पहले अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, प्लस 5 को स्क्वायर रूट 18 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 5 स्क्वायर रूट 18 माइनस 8 स्क्वायर रूट 18 को 4 से करें तो ये हो जाता है 4 स्क्वायर रूट 18 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, ये 10 तो ऐसे ही लिख लिया और अब 4 को भी ऐसे लिखा। इस 2 को हमने ब्रेक कर दिया, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, और आगे हमने स्क्वायर रूट 18 को ब्रेक करके लिख दिया 9 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये इसलिए किया ताकि हमारे पास जो शेप है ना वो आ जाए स्क्वायर रूट 2 की शक्ल में तमाम स्क्वायर रूट्स। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट 2 है इस स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, वो बाहर चला जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 इंटू ये 9 का भी स्क्वायर रूट 3 बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया स्क्वायर रूट 2 और नीचे क्या है स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास अब बचता है 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 5 बार 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 3 बार 12। अब हमने यहाँ पे इसको मजीद जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। देखें 10 माइनस 12 कितना होता है -2, और ये देखें ये जो स्क्वायर रूट 2 वाली दो रकमें 15 में से 4 निकालें तो कितने बचते हैं 11 स्क्वायर रूट 2। तो ये एरिया का आंसर आ चुका है हमारा और ये मीटर स्क्वायर में है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो यहाँ पे हमारे पास
वो कह रहा है कि दो नंबर है जिनका सम लिया जाए तो 68, ऐड किया जाए तो 68 आता है और डिफरेंस मतलब माइनस किया जाए तो 22। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में लेट कर लेंगे दो नंबर, लेट x एंड y बी द नंबर्स। तो ये हमने वो दो नंबर ले लिए, एक x और एक y। अब वो कहता है कि इनको अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास आता है 68, ये हमने स्टेटमेंट से लिख लिया। फिर वो कहता है कि इनका डिफरेंस लिया जाए तो वो आ जाता है 22। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इसकी इक्वेशंस आ गई। अब आपने क्या करना है, देखें ये जो इक्वेशन नंबर 1 इसको कह ले, इसको कह ले इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है, तो ये प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाता है। x प्लस x कितना आता है 2x, और 68 में 22 ऐड करें तो कितना आता है 90। 2 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 90 को 2 पे डिवाइड करें तो 45। अब ये जो x की वैल्यू आई है 45, इसको आप पुट कर दें यहाँ तो इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब जहाँ x है उसकी जगह 45 पुट कर दे। ये देखें x की जगह मैंने 45 लिख दिया, बाकी चीज़ें वैसी लिखनी है। 45 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 68 में से 45 निकालें तो ये आ जाता है 23। क्वेश्चन नंबर 5 है द वेदर ऑफ लाहौर वॉज वार्म ड्यूरिंग समर ऑफ 2024। कहता है लाहौर का जो मौसम था 2024 में वो काफ़ी गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। टीवी में जब खबर इसकी बताई गई कि कितना दर्जा हरारत है तो उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो था वो 48 डिग्री सेल्सियस था। बाय यूजिंग द फार्मूला, ये आपको फार्मूला गिवन है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पे ये फार्मूला गिवन है। बहरहाल पेपर में आपको फार्मूला नहीं गिवन होगा, आपने फार्मूला जो है वो अच्छे तरीके से खुद ही याद करना है और लिखना भी है। फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, इसको आपने फ़ारेनहाइट स्केल में लेकर आना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है सेल्सियस वाले टेम्परेचर को। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 48। ये हमें टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में 48 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में लाना चाहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो 9/5 ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू है 48 वो यहाँ लिख दे प्लस 32। अब पहले इसको 9 से मल्टीप्लाई करें 48 को, तो ये आ जाता है 432/5 प्लस 32। 432 को 5 पे डिवाइड करें तो ये आता है 86.4 प्लस 32। 86.4 में 32 ऐड कर दें तो आपके पास आ जाता है 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका टेम्परेचर आ गया है फ़ारेनहाइट में। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। बाप की और बेटे की उम्र को अगर जमा किया जाए तो 72 साल बनती है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वॉज, बाप की जो उम्र थी, 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, बेटे की उम्र से 2 गुना थी। वट वॉज सन्स एज, बताएं बेटे की उम्र क्या होगी 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। तो सबसे पहला काम क्या करना है, लेट कर लें। लेट फादर्स एज, बाप की जो उम्र है उसको लेट कर लें x, और जो बेटा है उसकी उम्र को लेट कर लें y। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब पहली स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें यह था कि बाप की और बेटे की उम्र का सम किया जाए, प्लस किया जाए तो कितना आता है 72। तो यहाँ लिख दे x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे आप हेडिंग बना लें 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। 6 साल पहले जाहिर सी बात है बाप की उम्र जो है वो 6 साल पहले क्या होगी, हमने क्या लेट की है पहले x। तो 6 साल पहले बाप की उम्र हो जाएगी x माइनस 6, यानी जो बाप की अभी की उम्र है उसमें से 6 साल निकाल लें। इसी तरह जो 6 साल पहले बेटे की उम्र भी क्या होगी y माइनस 6। तो ये हमने उनकी 6 साल पहले की उम्र लिख ली।
अब आगे हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, सवाल को देखें, उसमें 6 years ago 6 साल पहले, द फादर्स एज, बाप की उम्र, was 2 times the age of son, बाप की उम्र 2 गुना थी बेटे की उम्र से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ के हमने लिख लेना है कि x माइनस सिक्स मतलब जो बाप की उम्र थी 6 साल पहले, वो बेटे की उम्र से 2 गुना थी, मतलब बेटे की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाता है x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y माइनस 2 इंटू 6 12। अब इसको हम लिख लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 6। तो ये आ जाता है x माइनस 2y, माइनस 12 प्लस 6 होता है माइनस 6। इसको कह ले इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास पहले एक इक्वेशन आई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और दूसरी इक्वेशन आई है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख ले सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। पहली और दूसरी इक्वेशन को हल कर लेते हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x के पीछे प्लस का साइन है, इसको चेंज कर दें ताकि इसका आंसर हम निकाल सके। ये x कैंसिल हो जाएगा, इस y के पीछे 1 है, 1 प्लस 2 कितना होता है 3y, और 72 में 6 जमा किया जाए तो ये आता है 78। अब 3 यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। y की कीमत आपके पास आ गई 26। अच्छा, ये y हमने किसको लेट किया था, ये किया था सन्स एज को। तो यहाँ पे लिख ले सन्स एज, जिसको हमने y लेट किया है वो 26 साल है। लेकिन उसने हमसे सवाल में स्टेटमेंट में ये पूछा है कि 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। तो आप लिखें सन्स एज 6 years अगो, 6 साल पहले, यानी y माइनस 6। तो ये कर दें 26 में से 6 माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 20 years, यानी बेटे की उम्र आ गई 20 साल। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा सेल्स अ टॉय फॉर रुपीज़ 1520। मिरहा ने एक खिलौना बेचा है 1520 रुपये का। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, बताएं वो कितने का खिलौना बेचेगी टू गेट अ 15% प्रॉफिट, के उसे 15% मुनाफा हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सेल्स का वर्ड नहीं आएगा, ये आएगा कॉस्ट। जाहिर सी बात है, वो यहाँ पे कह रहे हैं पहले कि मिरहा ने एक खिलौना बेच दिया 1520 का, और आगे फिर वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। अब बताएं कितने का उसने बेचा होगा। तो एक चीज़ जो उसने बेच दी है उसकी फिर से बेचने की कीमत हम कैसे बता सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो सेल्स का वर्ड है इसकी बजाय क्या आएगा, कॉस्ट। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको हम क्या कहते हैं सीपी। सीपी है 1520 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमने बतानी है इसकी सेलिंग प्राइस वो कितनी होगी। हमें एक मज़ीद जो वैल्यू दी हुई है वो है परसेंटेज प्रॉफिट की, और वो दी हुई है 15%। उसने कहा है कि 15% मुनाफे पे उसने बेचना है, तो कितने रुपए का वो बेचेगा। बहरहाल सबसे पहले हम इसकी जो प्रॉफिट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ना हम इसका प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे कि इसने 15% के हिसाब से कितना प्रॉफिट कमाया होगा। तो ये मैं लिख लेता हूँ 15% है तो डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय जो इसकी सीपी है यानी 1520। तो ये हमारे पास आ जाता है ₹228, 228। अब हमने इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये शुरू में मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। तो सीपी की कीमत है 1520 और प्रॉफिट अभी हमने निकाला है 228। इन दोनों को प्लस कर दे, ये आ जाता है 1748 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8 है, दी एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000। सालाना तनख्वाह तैयब की है 9,60,000 रुपये। वाइल दी एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000। और इसमें से वो रकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं,
और इसमें से वो रकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता वो है 1,30,000 रुपये। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, बताइए उन्हें कितना टैक्स देना पड़ेगा तैयब को एट द रेट ऑफ 0.75%। अगर टैक्स का जो रेट है वो 0.75% है। बहरहाल सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ना यहाँ पे इसकी तनख्वाह। इनकम कितनी है? इनकम है 9,60,000 रुपये। ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई स्टेटमेंट से। साथ में हम वो भी लिख लेते हैं कि एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है, वो पैसे जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना, वो है 1,30,000 रुपये। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे रिमेनिंग, मतलब कितने पैसे बच गए एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकाल के तनख्वाह में से। तो 9,60,000 में से आप 1,30,000 रुपये माइनस कर दें तो ये आ जाता है 8,30,000 रुपये। इसके ऊपर टैक्स लगना है और टैक्स का रेट हमें दिया हुआ है 0.75%। तो ये टैक्स का रेट है, ये भी यहाँ लिख दें कि ये टैक्स रेट है। अब आप लिखें टैक्स अमाउंट कितनी है। तो टैक्स अमाउंट जो है वो हम निकाल लेते हैं। 0.75% है तो डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई जो अमाउंट रिमेनिंग है, जो बाकी पैसे रह गए एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकाल के। अब इसको कैलकुलेट कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे 8,30,000 से 0.75 को 100 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाता है 6,225 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9 है find the compound markup on ₹3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compounded annually। तो यहाँ पे हमने मार्कअप निकालना है, मार्कअप हमें फाइंड करना है, जबकि हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम पी से लिखते हैं वो है 3,75,000 रुपये। टाइम जो हमें दिया हुआ है जिसको हम टी से लिखेंगे वो है 1 ईयर और रेट जो हमें दिया हुआ है आर वो है 14%। हमने इसका मार्कअप निकालना है तो फॉर्मूला है m = RPT/100। तो R है 14 यानी रेट, P प्रिंसिपल है 3,75,000 रुपये और टाइम दिया हुआ है 1 ईयर और इसको डिवाइड कर दे 100 पे। तो ये 2 0 इन 2 0 से कट गए तो 3,750 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाता है 52,500 रुपीज़। इसी के साथ जो एक्सरसाइज 1.3 है वो ख़त्म होती है। रिव्यू एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 1 की, उसके साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।